हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज़ है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। बहुत सारी बातें हो रही हैं ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से, पॉइंट्स रिकैलिब्रेट करने के हवाले से, पॉइंट सिस्टम चेंज करना या उसको इम्प्रूव करने के हवाले से। इसमें बड़ी सारी बातें हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ जो रिपोर्ट छपी है या रिव्यू छपा है उसके ऊपर कुछ मैं आपको बातें कर सकूँ उसके साथ, और अपना एक फीडबैक दे सकूँ कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें हो सकती हैं। अब चलते हैं जी, अब थोड़ा सी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। ये जो पॉइंट सिस्टम वाला चक्कर है या स्किल माइग्रेशन वाला, ये 1979 में स्टार्ट होता है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये किसी ना किसी रूप में मौजूद रहा और बहुत सारे माइग्रेंट्स को ऑस्ट्रेलिया लेके आया। इसका ये मतलब क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज एन वेलकमिंग कंट्री फॉर द इमिग्रेंट्स। देखा जाए ना, बहुत सारे तकरीबन 25% ऐसे आपको यहाँ पे आबादी में लोग मिलेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर पैदा हुए हैं, यानी ये बहुत बड़ा एक चंक है और ये माइग्रेंट कंट्री भी कहला सकता है इस तरह अगर देखा जाए तो। बहुत सारे लोग आए और आए किसके ऊपर, अपनी स्किल की बेस के ऊपर आए और आके ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट किया। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर शामिल हैं। अच्छा, जो लास्ट टाइम में जो इसके अंदर एक नया चेंज आया था या बड़ा चेंज आया था, ये रिव्यू हुआ था, वो 2012 के अंदर हुआ था। ANU के एक प्रोफेसर को, पार्किंसन, उनको ये सारा असाइनमेंट दी गई। आपको पता होगा कि जो लेबर गवर्नमेंट है, जब लेबर गवर्नमेंट आई, इन्होंने बहुत सारी बातें इस हवाले से भी की कि हम बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगे। ये स्टूडेंट वीज़ा पे भी काम कर रहे हैं और बहुत एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो आज की बात है वो है पॉइंट सिस्टम के हवाले से। पॉइंट सिस्टम से जो ये बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि पॉइंट सिस्टम को किस तरह हम ऑप्टिमाइज्ड करें कि हमारी इकोनॉमी के साथ ये अलाइन हो और कंट्रीब्यूशन हो सके। आप ये बात ज़हन में रखें, ऑस्ट्रेलिया में आइंदा आने वाले दिनों में एक एजिंग सोसाइटी बन सकता है। बहुत सारे लोग एजिंग की तरफ जा रहे हैं और अगर नई पैदाइशें नहीं होंगी, बर्थ ज़्यादा नहीं होगी, अगर डेथ ज़्यादा होगी या माइग्रेंट्स नहीं आएंगे, तो इनका जो नेट माइग्रेशन है या नेट पॉपुलेशन है उनमें इंक्रीज़ अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी श्रिंक होती है। भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बंदे चाहिए या आपको एक्टिविटी करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये कहाँ से आएंगे? ये लोग बाहर से आएंगे या यहीं पे पैदा होंगे। तो रिकैलिब्रेट करने के लिए इनको असाइनमेंट दी गई। इस असाइनमेंट के ऊपर इन्होंने एक रिव्यू पेपर भी छापा जिससे ये कह रहे हैं कि जी आप हमें फीडबैक दें, और जो क्वेश्चंस हैं इन्होंने लिखे हैं, क्वेश्चंस के ऊपर उन्होंने बातें की। तो मैं ये मोटी मोटी एक बातें कर लूँ जिनके ऊपर इन्होंने, अगर आप इनकी लाइन्स को पढ़ें ना, तो वहीं से थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी कि ये किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हुआ करते थे। बहुत सारे फैक्टर्स के अंदर क्या क्या फैक्टर्स शामिल थे जो कि इकोनॉमी के अंदर ऐड हो सकते हैं या हमारी जनरल स्किल माइग्रेशन या माइग्रेशन जो स्किल माइग्रेशन है उसके लिए फ़ायदेमंद थे। रिसर्च कंसिस्टेंटली शोज दैट एजुकेशन, English language skills and experience are important predictors of labor market success both upon arrival to Australia, but also for the years and decade afterwards. Analysis undertaken by the ANU of the detriment of the economic outcome of Australian permanent migrants echoed this, finding that education, English language skills, occupations and age all play an important role in determining the इकोनॉमिक आउटकम ऑफ परमानेंट स्किल माइग्रेंट्स। इन्होंने ये कहा कि जो स्किल है, वर्क एक्सपीरियंस है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर रहे इकोनॉमी के अंदर ऐड करने में जब भी कोई माइग्रेंट आता है। अब इसके अंदर एक और चीज़ उन्होंने कहा है कि डेकेड्स के बाद ये भी पता चलता है, अगर एनालिसिस किया जाए तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है। यानी कि इन अल्फाज से ये पता चलता है कि आइंदा आने वाले दिनों में होगा क्या कि एज के हवाले से ये डिफरेंट बातें होंगी, ये जहन में रखें। यानी ये चाहेंगे कि यंग लोग यहाँ पे आएँ, आके अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, फिर रिटायरमेंट की तरफ जाएं। आप इसको यूँ समझे, बड़ी आसान सी मिसाल है। एक बंदा अगर वो 50 साल की उम्र में आता है, इस टाइम पे तकरीबन 67 के ऊपर वो रिटायर हो जाता है। तो भाई आप रिटायर हो गए हैं, आप एजिंग पॉपुलेशन के अंदर चले गए हैं, आप तो इकोनॉमी के अंदर ऐड नहीं कर रहे। इस तरह स्टेट सोचती है। और एक बंदा है वो 20 की या 25 साल की उम्र में आता है, तो वो 25 साल या 30 साल ज़्यादा दे रहा है किसको? स्टेट को। तो इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियसली एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऐड ज़्यादा कर पाएगा या उसका कंट्रीब्यूशन एज ए इंडिविजुअल ज़्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में हमने ये भी देखा कि ऐसा हो सकता है, यानी एज भी एक फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा मजीद इन्होंने ये बताया कि अगर जो लोग आए हैं और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के हवाले से लैंग्वेज कितना क्रिटिकल या क्रूशियल रोल प्ले करती है। इन्होंने ये कहा कि जिन लोगों ने अपने आप को ये मार्क किया कि हम वेल इंग्लिश बोलते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर है, यानी वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी ले पाए, या वो ज़्यादा लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं
जो लोग जिन्होंने ये लिखा कि नॉट वेल इंग्लिश बोलते हैं, यानी बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है उनकी, तो इसका ये मतलब है कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस कम हैं, यानी कि आइंदा आने वाले दिनों में ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ऐसा हो सकता है मिसाल के तौर पे जो कॉम्पिटेंट इंग्लिश है यानी 6 ईच है उसके लिए कुछ और होगा, प्रोफिशिएंट के लिए कुछ और होगा, या सुपीरियर के लिए कुछ हो। ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। मैं इस पे अगर आप प्रोजेक्शन की जाए तो इसको यूँ देखा जा सकता है कि एक बंदा है उसके पास लेट्स से उसके पास 75 पॉइंट्स हैं, आई एम जस्ट अस्यूमिंग, लेकिन उसके पास प्रोफिशिएंट इंग्लिश है जो कि 7 ईच है। एक बंदा है उसके पास 8 ईच है यानी सुपीरियर इंग्लिश है। हो सकता है ये फैक्टर ऐसा हो जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर बने या उसके लिए एक फेवरेबल फैक्टर बने उस एप्लीकेंट के लिए, क्योंकि उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बेहतर है, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बेहतर होंगे। तो ये इसके ऊपर प्रोफेसर साहब ने ये बातें की हैं कि भाई ये जो इंग्लिश लैंग्वेज वाली बात है वो बिल्कुल एक सच साबित हो सकती है। बेशक ऑस्ट्रेलिया जो है एक मल्टी कल्चरल स्टेट है और मुल्क है, लेकिन ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और भी आगे इन्होंने मजीद काफ़ी सारी बातें की। वो बातें हैं क्या? एजुकेशन इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स फॉर माइग्रेंट्स। PhD ग्रेजुएट्स आर मोर लाइकली टू बी एम्प्लॉयड than bachelor's graduates, who in turn are more likely to be employed than vocational education and training graduates. Education is also strongly correlated with incomes. Migrants with a PhD earn 20% more over 10 years than migrants with a bachelor's degree. Education also has a stronger impact on successful labor market outcomes after 5 years than on immediate outcome, reflecting that education enables migrants to adapt to a changing labor market. अच्छा, प्रोफेसर साहब ने ये भी बात की, उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन जो है ना ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे पीछे एक मैंने समरी में भी बात की, वो ये कहते हैं कि जो PhD वाले हैं उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर है एज कम्पेयर टू बैचलर्स, और बैचलर्स वालों की बेहतर है एज कम्पेयर टू वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। और वो ये कहते हैं कि PhD वाले 10 साल के अरसे के अंदर 20% ज़्यादा कमाते हैं एज कम्पेयर टू बैचलर्स। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसको यूं समझे, जब ये मिसालें दे रहे होते हैं ना तो रीड बिटवीन द लाइन, बाई डॉट कनेक्टिंग करने की कोशिश करें। डॉट कनेक्टिंग है क्या? आप देखते हैं कि ये भाई साहब पढ़ क्या रहे हैं, ये भाई साहब जो है कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि PhD को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, बैचलर्स को PhD के से कम और बैट को से कम। अब मतलब क्या है, इस टाइम पे अगर आप देखा जाए पॉइंट सिस्टम के अंदर, तो बैचलर्स वाले को 15 पॉइंट मिलते हैं, PhD वाले को 20 पॉइंट मिलते हैं, तो वो 5 पॉइंट का कहते हैं को बहुत बड़ा फर्क नहीं है। तो हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा कि जो ये 5 वाला फ़र्क है ये बड़ा फ़र्क हो जाए या एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाए। यानी अगर किसी को इनविटेशन देना है ना, तो भाई अगर उसकी PhD है ना तो उसको कंपेयर अगर किया जाएगा बैचलर से तो इसको प्रायोरिटी दी जा सकती है, और वाइस वर्सा, यानी बैचलर्स वालों को भी प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू बैट, ऐसा लगता है। ये देखें सारी प्रोजेक्शंस हैं, ये फोरकास्टिंग है, ये एक एनालिसिस है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा है वो उसी रिव्यू से पढ़ा है जो प्रोफेसर साहब ने लिखा है, और वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रीड बिटवीन द लाइंस किया जाए तो यही समझ आ रही है कि एजुकेशन के ऊपर ये एक बड़ा फैसला लेने जाएंगे जो कि पॉइंट सिस्टम के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट या पॉजिटिवली इम्पैक्ट लेके आएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।